नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अलका क्लासेज में। दोस्तों, मैं अलका, मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। सबसे पहले यह ध्यान देते हैं कि प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये जो प्रागैतिहासिक है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डेनियल विल्सन ने। कब? 1851 ईस्वी में। सन 1851 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में प्री हिस्टोरिक जो यह शब्द आया है, यह प्रागैतिहासिक के लिए आया है। यह शब्द किसके लिए आया है? यह प्रागैतिहासिक के लिए आया है। और सबसे पहले जो है कि विल्सन महोदय ने ही प्रागैतिहासिक शब्द का वर्णन किया था अपनी पुस्तक में। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। यह कब थी? 1851 की ये पुस्तक थी। इन्होंने सर्वप्रथम प्री हिस्टोरिक के माध्यम से प्रागैतिहासिक का अर्थ निकाला और प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद देखिए प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ यह होता है कि यहाँ पर कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ पर कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है। लिखित प्रमाण नहीं मिला है। तब कैसे पता चला कि ये प्रागैतिहासिक काल है? वहां से प्राप्त पूरा तात्विक स्रोत से पता चला है। क्या मिला था वहां पर? पत्थर के औजार मिले थे। पूरा तात्विक स्रोत से ही हमको जो है यहाँ प्रागैतिहासिक काल का पता चलता है। पूरा तात्विक स्रोत जिसमें पत्थर के औजार मिले थे। पत्थर के औजार, पत्थर के औजार। एक प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है, या प्रागैतिहासिक काल का चित्र कैसा है। ये सब प्रश्न जो है कि आपको प्रागैतिहासिक काल में ये देखने को मिलता है। अब देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल का समय क्या है, कहीं कहीं ये देता है कि आद्य ऐतिहासिक पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? आद्य ऐतिहासिक पूर्व की कला या पूर्व आद्य ऐतिहासिक। पूर्व आद्य ऐतिहासिक। अब जब पूर्व आद्य ऐतिहासिक जब ये कह रहा है पूर्व आद्य ऐतिहासिक, तो इसका मतलब है कि इस काल से पहले प्रागैतिहासिक काल। इसका इशारा क्या है? इसका संकेत क्या है? पूर्व का मतलब, इसका पूर्व का मतलब कि इसके पहले क्या था? प्रागैतिहासिक काल था। इसके पहले आद्य ऐतिहासिक के पहले पूर्व मतलब पहले, इसके पहले क्या था? प्रागैतिहासिक काल था। तो ये क्या है? पूर्व आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब भी प्रागैतिहासिक काल से ही संबंधित है। प्रश्न में ऐसे घुमा करके पूछेगा तो आप लोग बिल्कुल विचलित मत होइएगा। ये सब चीजें जो है कि धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगी कि पूर्व आद्य ऐतिहासिक जो है कि प्रागैतिहासिक से ही संबंधित है। पूर्व आद्य ऐतिहासिक काल की कला। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। अब यह आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ, आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ यह है कि यहाँ पर लिखित प्रमाण मिले। लिखित प्रमाण मिले, लेकिन पढ़े नहीं जा सके। और यहाँ पर जो है कि आपका जितना भी प्रमाण मिला है सब आद्य ऐतिहासिक, मतलब यहाँ पर नगरीय सभ्यताएं आ जाती है। आद्य ऐतिहासिक में नगरीय सभ्यताएं आ जाती है। तो यहाँ देखिए कि लिखित प्रमाण मिले लेकिन पढ़े नहीं जा सके। अब ऐतिहासिक
काल का अर्थ क्या होता है? ऐतिहासिक। यहाँ लिखित प्रमाण मिले, लिखित प्रमाण मिले और पढ़े भी गए, और पढ़े गए। यह आपकी समझ में आ गया होगा। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, और ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, और प्रागैतिहासिक काल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डेनियल विल्सन ने किया था 1851 में अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में किया था। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक वैज्ञानिक थे, जॉन बुश, भूगर्भ शास्त्री थे, जो इन्होंने तो बताया कि प्रागैतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। इसका विभाजन जॉन बुश ने किया था, लेकिन धातु के नाम पर, धातु के आधार पर इसका नामकरण क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने इसको धातु के आधार पर इसका नामकरण किया था। प्रागैतिहासिक काल में पत्थर के औजार मिले थे तो उसे पाषाण युग का नाम दे दिया। आद्य ऐतिहासिक काल में कांसे और तांबे के मिले थे तो उसे कांस्य युग का नाम दे दिया आद्य ऐतिहासिक काल को। ठीक है, यहाँ पर हम आपको लिखते जा रहे हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को क्या है, कांस्य युग कहा, और ऐतिहासिक काल को लौह युग, क्योंकि यहाँ से लोहे के पुरातत्व मिलते हैं। ठीक है, और यह प्रागैतिहासिक। ठीक है, ये किसने इसका विभाजन किया था? याद रखिएगा, ये थॉमसन ने धातु के नाम पर, ये जो धातु मिला था पाषाण या पत्थर के औजार मिले थे प्रागैतिहासिक काल में, पत्थर के औजार मिले थे, तो यहाँ पर जो है कि पत्थर को पाषाण कहा जाता है, तो ये प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग नाम दिया, और आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग नाम दिया, और लौह युग को ऐतिहासिक काल का नाम दिया गया। यह बात आपको क्लियर हो गया होगा। प्रागैतिहासिक काल का विभाजन। अब प्रागैतिहासिक काल का विभाजन आपको हम भी बताए हैं कि थॉमसन ने जो है कि धातुओं के नाम पर काल विभाजन किया था, तो पाषाण काल नाम दिया था थॉमसन ने। तो इसी पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। यह पूरा पाषाण काल यानी जो एकदम पुराना है पूरा पाषाण काल हो गया, जो मध्य जो बीच में हो मध्य पाषाण काल हुआ, और उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल, नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। ये क्लियर हुआ। अब इसका समय काल क्या था? 50,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व सबसे लंबा काल चला है। पूरा पाषाण काल सबसे लंबा समय चला है। सबसे लंबा समय कौन सा है? यह प्रश्न पूछ सकता है, सबसे लंबा समय कौन सा चला है? तो पूरा पाषाण काल पूछा हुआ प्रश्न है आपका। सबसे लंबा काल कौन है? तो पूरा पाषाण काल सबसे लंबा है, 50,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व तक। बहुत ही संघर्ष में जीवन व्यतीत किए थे, बहुत समय लगा था यहाँ तक पहुँचने में उन लोगों को। अब देखिए यह मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या 15,000 यहाँ आके छोड़ा हुआ है पूरा पाषाण काल, तो 15,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल का समय रहा है। अब नव पाषाण काल का समय, नव पाषाण का समय 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक रहा है, और इसी को नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहते हैं। अब एक बार एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि पूरा पाषाण को मेगालिथिक एज भी कहते हैं। मेगालिथिक एज भी कहते हैं, या पेलोलिथिक एज भी कहते हैं। पेलियोलिथिक एज भी कहते हैं। और मध्य पाषाण काल को
मेसोलिथिक एज कहा जाता है। मेसोलिथिक एज कहा जाता है। अब नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज कहा जाता है। नियोलिथिक एज। यह आपको देखिए, यह काल चित्रकला के हिसाब से यह काल विभाजन आपको समझा दिए हैं। एक प्रश्न आता है आपका, फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। या फिर यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। यह यहाँ प्रमुख केंद्र है और इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं। एक आपका उत्तरी स्पेन और दूसरा है आपका दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस। देखिए, फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र है जो कि एक कला केंद्र है। वहाँ जो है कि उस क्षेत्र में तमाम चित्रकला के अवशेष मिले हैं, लेकिन उसमें दो प्रमुख नगर आपका आता है, एक उत्तरी स्पेन है और एक दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस है। और स्पेन के अंतर्गत भी कई गुफाएं आती हैं, जिसमें हमके महत्वपूर्ण गुफाओं, देखिए परीक्षा आपका जो है कि बिल्कुल आपके पास है। इसी की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण चीज़ों को ही पढ़ना पड़ेगा और कम समय है आपके पास, इसलिए आप बिल्कुल इधर उधर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखते हैं, यहाँ महत्वपूर्ण 3 गुफाओं का नाम होता है। पहले आता है अल्तामीरा, दूसरा है पिंडाल, तीसरा है कोगुल नाज गुफा। ये जो है कि आपके तीनों इस उत्तरी स्पेन के क्षेत्र हैं, उत्तरी स्पेन की गुफाएं हैं। इनका नाम है अल्तामीरा और दूसरा है पिंडाल, तीसरा है कोगुल नाज। एक बहुत प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में प्रागैतिहासिक काल का सर्वप्रथम चित्र कहाँ प्राप्त होता है? विश्व का, यानी पूरे विश्व में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का चित्र सर्वप्रथम कहाँ मिला है? आपका अल्तामीरा में। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्तामीरा की गुफा में टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं, फीते की समान रेखाएं खींची गई हैं हाथ के द्वारा। और यहाँ पर जो है कि सर्वाधिक बाइसन के चित्र मिले हैं। बाइसन किसे कहते हैं? जंगली भैंसा होता है, उसे बाइसन कहते हैं। यहाँ पर मिले हैं और यहाँ पर जो है इसकी गुफाओं की ऊंचाई महज 6-7 फीट ऊंचा है। 6-7 फीट ऊंचा है, जो कि एक आदमी छत पर उस चित्रों को नहीं देख पाएगा। उसको देखने के लिए किसी पुरुष या आदमी को लेट करके देखना पड़ेगा छत के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ जो है चूना पत्थर से बनी गुफा में ये सारे चित्र जो है छत पर बने हुए हैं। अब ये अल्तामीरा को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। अल्तामीरा की सर्वप्रथम प्रश्न ये आता है कि अल्तामीरा की खोज कब हुई थी? देखिए, अल्तामीरा की खोज 1879 में हुई थी। 79 में, ठीक है, 1879 में हुई थी। इसको किसने खोजा? एक 12 वर्षीय लड़की, 12 वर्षीय बालिका थी, उसका नाम था मारिया सांतोला। यह मारिया सांतोला जो है कि अपने पिता के साथ मार्सिलिनो द सांतोला, क्या नाम था उनका? मार्सिलिनो द सांतोला। यह मारिया सांतोला 12 वर्षीय जो इनकी पुत्री थी,
या दोनों साथ में घूमते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक गुफा है अल्टामीरा, जो बहुत ही बाहर से देखने में छोटी है। तो ये दोनों लोग जब प्रवेश द्वार में जाते हैं तब देखते हैं कि मारिया सांतोला, वह भाई बच्चे होते हैं थोड़ा चंचल होते हैं, या इधर उधर देख रही थी तो इसकी निगाह छत पर गई। छत पर जो है कि बहुत सारे चित्र बने हुए थे। इसकी छत पर जो है अल्टामीरा की गुफा पर जो है सब बहुत सारे चित्र बने हुए थे। तो ये इतने इसमें ज़्यादा चित्र हैं, इसमें इतने ज़्यादा चित्र हैं कि इन्हीं चित्रों को देखते हुए जो है कि हमारे कला इतिहासकारों ने इसको सिस्टाइन चैपल का नाम दिया। कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल, सिस्टाइन चैपल, प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो अल्टामीरा की गुफा को कहा जाता है। किसे? अल्टामीरा की गुफा को कहा जाता है। अल्टामीरा कहाँ पर है? तो अल्टामीरा उत्तरी स्पेन में है। उत्तरी स्पेन कहाँ है? यूरोप में है। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी स्पेन कहाँ है? यूरोप में है। यह जो है अल्टामीरा उत्तरी स्पेन के अंतर्गत आती है। यह बात समझ में है कि इसकी खोज कब हुई? 1879 में 12 वर्षीय मारिया सांतोला ने और मार्सियो द सांतोला ने इसका एक नाम दिया, द रूफ ऑफ ग्रेट, द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल। किसने इसका नाम दिया? मार्सिलिनो द सांतोला ने, मारिया के पिता ने इसका नाम दिया द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल। यानी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा हॉल है। ठीक है, यह इसका नाम किसने दिया? मार्सिलिनो द सांतोला ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी चीज़ भी, एक एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं ताकि यहाँ से एक भी चीज़ छूटने न पाए। समय बहुत कम है और पढ़ना ज़्यादा है। जिसकी तैयारी हो गई हो तो ठीक है, जिसकी उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिसकी नहीं हो पाई है वह एक एक बारीकियों को ध्यान से देखें। देखिए, हो गया खोज, हो गया खोज करता हो गया। किसने ये कहा द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल? मार्सिलिनो द सांतोला ने कहा। सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक चित्र किसके मिले हैं? महिष के या बाइसन के। महिष के या बाइसन के चित्र मिले हैं। बाइसन को क्या कहते हैं? जंगली भैंसा। यहाँ पर एक चित्र मिला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आक्रामक महिष। क्या है? आक्रामक महिष। इसको चार्जिंग बाइसन भी कहते हैं। चार्जिंग बाइसन, इसको चार्जिंग बाइसन भी कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ चित्रों की सीमा रेखाएं कहीं कहीं उत्कीर्ण कर दी गई है ताकि चित्रों में उभार आ जाए। सीमा रेखाओं को कहीं कहीं जो है कि खुदाई, नुकीले पत्थर से खुदाई करके उसको जो है कि उत्कीर्ण कर दिया ताकि चित्रों में उभार आ जाए। यह उत्कीर्ण करने के लिए एक पत्थर का प्रयोग किया जाता था जिसको हिंदी में चकमक पत्थर कहा जाता है। चकमक पत्थर, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लिंट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लिंट। ये चकमक पत्थर जो है इसका प्रयोग यह अपनी खुदाई में करती थी, चित्रों को उत्कीर्ण करने के लिए करते थे। अब देखिए यहाँ जो है कि यह गुफा 600 गज में फैली है। कितने? 600 गज में फैली है और महज 30 गज अंदर जाने के बाद ही, 30 गज अंदर जाने के बाद ही हमें अल्टामीरा की गुफाओं के चित्रों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। 30 गज अंदर जाने के बाद ही अल्टामीरा की गुफाओं में जो है कि चित्रों के दर्शन शुरू। दूसरा आता है पिंडा। पिंडा मार्कर खत्म हो गया था ना, तो थोड़ा पिंडा।
पिंडाल में जो है कि एक हाथी का चित्र मिला है, जिसके पेट के मध्य भाग में पान की आकृति या हृदय की आकृति जैसी रचना है। ठीक है, ये हाथी के मध्य भाग में जो है कि एक पान की आकृति जैसी, हृदय जैसी एक लाल रंग की रचना है। सिर्फ यही एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछेगा। पिंडाल में हाथी के पेट के मध्य भाग में एक पान जैसी या हृदय जैसी आकृति है। अब तीसरा देखते हैं, कोबुल नाज गुफा। कोबुल नाज गुफा, यहाँ पर लाल और काले रंग की, किस कलर की? लाल रंग और काले रंग के नर्तकी समूह के चित्र मिले हैं। नर्तकी समूह, यहाँ से कोबुल नाज गुफा से यहाँ जो है कि लाल और काले रंग के नर्तकी समूह के चित्र मिले हैं। आपका यह जो है कि उत्तरी स्पेन जो है कि यहाँ पर 3 गुफाओं को हम लोग देख रहे हैं। अब देखते हैं पश्चिमी दक्षिणी फ्रांस। इसके अंतर्गत हमको 6-7 गुफाएं जो है महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारी गुफाएं मिली हैं, लेकिन हमारे लिए जो है कि अब समय कम की वजह से जो है कि महत्वपूर्ण चीज़ें ही हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं लास्को की गुफा। लास्को की गुफा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लास्को की गुफा कहाँ है? लास्को की गुफा कहाँ है? तो लास्को की गुफा आपका फ्रांस में है। फ्रांस में, यूरोप में लास्को की गुफा। लास्को की गुफा की खोज किसने की? देखिए, एक भूगर्भ शास्त्री है हेनरी ब्रूई। हेनरी ब्रूई, यह जो है कि फ्रांस की सर्वाधिक गुफाओं का खोज किए हैं। यह फ्रांस की सर्वाधिक गुफाओं के खोज किसने किया है? हेनरी ब्रूई ने। और लास्को की गुफा की खोज इन्होंने कब किया? 1940 में। लास्को गुफा की खोज कब हुई है? 1940 में। देखिए, हेनरी ब्रूई की। और यह फ्रांको कैटावियन क्षेत्र के सबसे सुरक्षित और सबसे चमकदार चित्र लास्को की गुफा में मिलते हैं। यहाँ जो फ्रांको कैटावियन, यह प्रश्न आ सकता है कि फ्रांको कैटावियन के क्षेत्र में सर्वाधिक चमकदार या सुरक्षित चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लास्को की गुफा से प्राप्त हुए। लास्को की गुफा कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है, लास्को की गुफा की खोज किसने की? हेनरी ब्रूई ने की। लास्को गुफा खोज कब हुई? 1940 में हुई। लास्को की गुफा में सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? देखिए, तैरते हुए हिरन। कौन सा है? यहाँ पे चित्र मिले हैं आपको, तैरते हुए हिरन। तैरते हुए हिरन। इसका सिर्फ जो है कि ग्रीवा का भाग चित्रित किया गया है। और यहाँ पर 4 काले रंग के बैल का चित्र मिला है। यहाँ पर लास्को की गुफा में देखिएगा, यहाँ पर जो है कि चार काले रंग के बैल का चित्र हुआ है, जिसमें 3 पूर्ण है और 1 अपूर्ण है। 3 पूर्ण है और 1 पूर्ण है। यहाँ पर एक चित्रशाला मिली है, जिसे आर्ट गैलरी भी कहते हैं। आर्ट गैलरी। इसकी लंबाई कितनी है? 33 गज लंबा है और 11 गज चौड़ा। ठीक है, यहाँ पर जो है कि आपके, और यहाँ पर सर्वाधिक जो है कि वृषभ के चित्र मिले हैं। वृषभ के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। यहीं पर आपका तैरते हुए हिरन, 4 काले रंग के बैल और यहाँ जो है कि
एक घायल महिष का चित्र मिला है, घायल महिष। देखिए, दो प्रश्न है आपका, दो प्रश्न आपका थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। एक है घायल महिष, यह तो लास्को की गुफा में मिला है, और एक है आक्रामक महिष, आक्रामक महिष। यह जो है कहाँ मिला है? यह अल्टामिरा की गुफा में मिला है, अल्टामिरा, यह अल्टामिरा में मिला है आक्रामक महिष, और घायल महिष जो है कि लास्को की गुफा में मिला है। यहाँ पर एक सींग वाला अश्व मिला है, एक सींग वाला अश्व, अश्व मिला है। इसी को क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लास्को की गुफा से प्राप्त हुआ है। यूनिकॉर्न, एक सींग वाला अश्व, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो फिल्म में दिखाया गया था एक सींगी पशु, एक सींगी घोड़ा अश्व, ठीक है। यह है आपका जो है कि यह है आपका तैयार हो गया, आपका लास्को की गुफा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरी गुफा, ले ट्राइफेयर्स, ले ट्राइफेयर्स। इसको कहते हैं तीन भाइयों की गुफा। इस गुफा का नाम क्या है? तीन भाइयों की गुफा। और इसकी खोज जो है कि 1912 में की हुई है। किसने किया है? हेनरी बैगवेली, हेनरी बैगवेली। ये तीन भाइयों की गुफा, इसका नाम है तीन भाइयों की गुफा, तीन भाइयों की गुफा, ले ट्राइफेयर्स। इसकी खोज 1912 में हुई, हेनरी बैगवे ने की। यहाँ से जो है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र मिला है, बांसुरी बजाता ओझा। कौन सा मिला है? बांसुरी बजाता ओझा, बांसुरी बजाता ओझा। और इसी चित्र को एक नाम दिया गया है रिच मानव, मानव। एक और दिया है बियर मैन, बियर मैन। यानी कि कुल मिलाकर के एक ही चित्र के अलग अलग नाम दिए हैं, और एक ही चित्र के अलग अलग नाम को ही आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, बांसुरी बजाता ओझा, रिच मानव या बियर मैन। देखिए, जो ओझा शब्द है, यह कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है, आदिम कला चित्रकला जो है, यह जो है कि ओझा द्वारा चित्रित की गई है। यहाँ के चित्रकार ओझा थे। यह धार्मिक कर्म कांड करते थे और वहाँ पर ही अपना चित्र बनाया करते थे। तो वो अपने मुंह के पास जो है कि एक बांसुरी जैसा कुछ रखा है, जिसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया। कोई बांसुरी बजाता ओझा, रिच मानव या बियर मैन। एक ही चित्र के अलग अलग नाम है। यह चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तीसरे फॉन दी गॉड, फॉन द गॉड, फॉन द गॉड। इसकी खोज जो है कि 1901 में हुई थी। अभी आपको हम बताए हैं कि फ्रांस में सर्वाधिक गुफाओं की खोज किसने किया। इसका श्रेय किसको जाता है? तो हेनरी ब्रुइल को। इसकी खोज की खोज 1901 में हेनरी ब्रुइल ने की, हेनरी ब्रुइल ने की, हेनरी ब्रुइल ने की। हॉन्दिगॉम गुफाओं की खोज हेनरी ब्रुइल ने की। और यहाँ यह जो है पूरे फ्रांस में सर्वाधिक अलंकृत चित्र यहीं से मिले हैं। अलंकृत चित्र कहाँ से मिले हैं? हॉन्दिगॉम से। सर्वाधिक, पूरे फ्रांस में सर्वाधिक अलंकृत चित्र हॉन्दिगॉम में मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला आता है ल कंबारे, ल
कम्बारेल। इसकी भी खोज 1901 में हुई। किसने किया? हेनरी ब्रुई ने किया। हेनरी ब्रुई ने किया। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध चित्र है मैमथ का चित्र। मैमथ, यह मैमथ क्या होता है? एक हाथी जैसा पशु होता है, बड़े बड़े दांत और सूंड वाला एक हाथी जैसा पशु होता है मैमथ। अगला है नियो गुफा। नियो गुफा, नियो गुफा की खोज कब हुई है? 1966 में। इसकी खोज 1966 में। यह पेरोनीज नदी घाटी में है। पेरोनीज नदी घाटी में, नदी घाटी में। फॉन्दिगॉम किस नदी घाटी में है? फॉन्दिगॉम, देखिए पीछे चलते हैं। फॉन्दिगॉम, फॉन्दिगॉम किस नदी घाटी में है? यह ब्यून घाटी में, ब्यून घाटी में। लास्को, लास्को किस घाटी में है? वेजेर घाटी में, वेजेर घाटी में, याद रखिएगा। और नियो पेरोनीज घाटी, यह जो है आपका पेरोनीज घाटी में। यह क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर देखिए संगमरमर जैसे चित्र मिले हैं, संगमरमर के चित्र मिले हैं। संगमरमर का प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है, संगमरमर। ठीक है, अब अगले आते हैं, छठवां है गरगास की गुफा। गरगास की गुफा, गरगास की गुफा। यहाँ देखिए बहुत ही प्रसिद्ध चित्र यहाँ पर मिला है, हाथ के छाप। यहाँ पर चित्र मिला है हाथ के छाप। यह सबसे प्रसिद्ध चित्र है गरगास की। इसके बाद एक और आता है तख्त द ओदोवर। यहाँ से एक नर मादा महिष की मिट्टी की प्रतिमा मिली है। मिट्टी की प्रतिमा मिली है, मिट्टी की प्रतिमा मिली है। कहाँ? तक ओदोवर्त में नर मादा महिष मिट्टी की प्रतिमा मिली है। प्रश्न आ सकता है तक ओदोवर्त कहाँ है? तो यह कहाँ है आपका? फ्रांस में। यह जितने भी क्षेत्र हैं आपके, नियो कहाँ है? फ्रांस में है। गरगास कहाँ है? फ्रांस में है। तक ओदोवर्त कहाँ है? यह भी फ्रांस में है। मतलब जितनी हम अभी फ्रांस की गुफाओं के बारे में, फॉन्दिगॉम, लास्को, ल कम्बारेल में आपको मैमथ का चित्र मिला है, और फॉन्दिगॉम ब्यून घाटी में है, सबसे अलंकृत गुफा है, और नियो गुफा पेरोनीज नदी घाटी में है। ठीक है, यहाँ पे संगमरमर जैसे चित्र मिले हैं। गरगास की गुफा में हाथ के छापे मिले हैं। तक ओदोवर्त, यह आपका जो है कि यहाँ तक फ्रांस तक आपका समाप्त होगा। इटली की गुफा। इटली की गुफा में एक प्रसिद्ध गुफा है लोवांजो गुफा में गधे की आकृति मिली है। गधे की आकृति मिली है। हो सकता है लोवांजो गुफा कहाँ है? तो इटली में है। यह प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। इसमें जो है कि गधे की आकृति मिली है। दूसरा क्या है? रोमानेल्लो गुफा कहाँ है? बस इसका नाम ही याद कर लीजिए, इसका महत्वपूर्ण है, नाम थोड़ा जानते रहिए, पूछ दे तो कोई छूटने ना पाए। और इसके बाद क्या है? एडोरा। इसके बाद क्या है? निसेनी। यह सब गुफाओं के नाम है। आपका यह जो है कि प्रागैतिहासिक काल के जितने भी क्षेत्र थे यूरोप के, आज वो समाप्त हो जाते हैं। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ही परीक्षा की दृष्टि में बहुत ही आवश्यक है आपको बताना है।
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला एक शब्दावली आता है आर्गेनेशियन और मैग्नेडिनियन। यह शब्द क्या है? यह प्रागैतिहासिक यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालखंड है। इस शब्दावली का प्रयोग हमारे यूरोपीय प्रागैतिहासिक के अंतर्गत आता है। यह एक कालखंड है, इसको ध्यान रखिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपका आर्गेनेशियन और मैग्नेडिनियन। अब अगला देखते हैं पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ क्या है? यह गुफाओं में उकेरे गए चित्र। इसके अंतर्गत क्या होता है? गुफाओं में उकेरे गए चित्र। उकेरे गए चित्र। अब देखिए एक फ्लिंट। ये फ्लिंट क्या है? यह है चकमक पत्थर। चकमक पत्थर। प्रागैतिहासिक काल में आदिमानव जब चित्र बनाते थे तो वह जो है कि चित्रों में उभार लाने के लिए चित्रों को उत्कीर्ण किए करते थे, और जिस पत्थर से उत्कीर्ण करते थे उसका नाम है चकमक पत्थर। इसे फ्लिंट कहते हैं। ठीक है, यह उत्कीर्ण कार्य करने के लिए ताकि चित्रों में उभार आ जाए। ठीक है, यह है स्टोन हेज। यह स्टोन हेज क्या है? यह एक प्रागैतिहासिक स्थापत्य है। यह क्या है? प्रागैतिहासिक स्थापत्य है। यह ब्रिटेन के विल्टशायर नामक स्थान पर है। कहाँ है ये? प्रागैतिहासिक स्थापत्य। यह क्या है? प्रागैतिहासिक स्थापत्य है। यह किस स्थान पर है? यह ब्रिटेन के विल्टशायर नामक स्थान पर है। यह देखिए स्टोन हेज, याद रखिएगा स्टोन हेज प्रागैतिहासिक स्थापत्य है। यह ब्रिटेन के विल्टशायर नामक स्थान पर है। अगला है हेरोडोटस। आप सभी लोग हेरोडोटस का नाम जानते हैं। यह जो हेरोडोटस जो है कि इतिहास के पिता कहे जाते हैं। यूनान के रहने वाले ही है, इतिहास के पिता या इतिहास के जनक। ठीक है, यह है कोपेनहेगन। यह कोपेनहेगन क्या है? यह संपूर्ण विश्व की जितनी भी पुरातात्विक स्रोत रखे हुए हैं जहाँ पर उसे संग्रहालय कहा जाता है। कोपेनहेगन ये संग्रहालय है, यह डेनमार्क में है। यहाँ संपूर्ण विश्व के पुरातत्व रखे गए हैं। कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क में। डेनमार्क में यहाँ क्या है? पुरातात्विक यह जो है कि एक और है प्रश्न है आपका कि पूरे विश्व में भूगर्भ शास्त्री किसे माना गया है? तो जॉन बुश। पूरे विश्व में भूगर्भ शास्त्री किसे माना गया है? भूगर्भ शास्त्री किसे माना गया है? पुरातात्विकता किसे माना गया है? जॉन बुश को। और भारत में किसे माना गया है पुरातात्विकता की जनक? कनिंघम को। भारत में किसे माना गया है? कनिंघम। भारत में पुरातात्विकता या भूगर्भ शास्त्री किसे माना गया है? कनिंघम को। और पूरे विश्व में किसे माना गया है? जॉन बुश को। और पूरे विश्व में जो है कि पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? पूरे विश्व में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? तो कोपेनहेगन में, डेनमार्क में। कोपेनहेगन में, डेनमार्क में पूरे विश्व में जो है कि यहाँ पर पुरातात्विक संग्रहालय है। और भारत में कहाँ है? भारत में मानव संग्रहालय भोपाल, जिसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ठीक है, नहीं याद हुआ? देखिए भारत में पुरातात्विक
संग्रहालय कहाँ है? भारत में भोपाल में है। नाम क्या है? मानव संग्रहालय। नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है। या अब देखिए, एक है विलेंडार्फ, इसी को कहते हैं वीनस ऑफ विलेंडार्फ। विलेंडार्फ या वीनस ऑफ विलेंडार्फ, इसकी मूर्ति जो है कि कहाँ पर रखी गई है? तो ध्यान दीजिएगा, वियना संग्रहालय ऑस्ट्रेलिया में। वियना संग्रहालय ऑस्ट्रिया में। ठीक है, यह इसकी मूर्ति रखी गई है। और यह जो है कि मूर्ति किससे बनी है? यह चूना पत्थर से बनी है। यह मूर्ति किससे बनी है? चूना पत्थर से बनी है। और ये किस काल की है? 30,000 ईसा पूर्व से लगभग 25,000 ईसा पूर्व के बीच की मूर्ति है। यह ईसा पूर्व के बीच की मूर्ति है। ठीक है, अब ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, अब अगला देखते हैं, नरसिंह की मूर्ति। यह नरसिंह की मूर्ति जो है कि मैमथ के दांत पर बनाई गई है। यह जो है, यह नरसिंह की मूर्ति जो है हाँ, चलिए ठीक है, देखते हैं कहाँ थे। चलिए, नरसिंह की मूर्ति हम लोग देख रहे थे। नरसिंह की मूर्ति क्या है? यह मैमथ के दांत, हाथी दांत की बनी हुई मूर्ति है। इसका कार्यकाल क्या है? यह भी 30,000 ईसा पूर्व से 26,000 ईसा पूर्व तक है। 30,000 ईसा पूर्व से 26,000 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना गया है। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला आप लोग यही जानिए कि जितने भी हमारे यूरोप के हो या भारत के प्रागैतिहासिक चित्रकला हो, उसमें सभी जगह लाल रंग की बहुलता है। लाल रंग से ही अधिकतर चित्रों को बनाया गया है। अब यहाँ जो है कि धार्मिक कर्म कांड की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है कि ओझा लोग, उनके अलग अलग जो है कि अपनी कहानी होती थी। जो ओझा होते थे वह शिकारी होते थे, शिकार करते थे। इनका मुख्य विषय था शिकार करना। चित्रों का मुख्य विषय था शिकार करना, जो है कि उसमें आखेट करते हुए दिखाया गया था। तो वहाँ जानवरों को मारते हुए और जानवरों के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र और मानव के चित्र मिले हैं। ठीक है, और यहाँ की सीमा रेखा को चकमक पत्थर द्वारा उत्कीर्ण किया गया है। प्रश्न पूछ देता है कि प्रागैतिहासिक चित्र थे, यानी प्रागैतिक, ऑप्शन कई प्रकार के देंगे आपको। प्रागैतिहासिक चित्र थे, तो यह कैसा चित्र था? यह शिला चित्र था। शिला चित्र या गुहा चित्र। यहाँ पर विषय क्या था? शिकार या आखेट। शिकार या आखेट। किन किन को चित्रित किया गया? पशु, पक्षी, मानव, ये सब चित्रित हुए यहाँ पर। और यहाँ पर सर्वाधिक, यूरोप में प्रागैतिहासिक सर्वाधिक किस पक्ष को चित्रित किया गया है? तो बाइसन। बाइसन को सर्वाधिक मात्रा में चित्रित किया गया, अधिक मात्रा में बाइसन को चित्रित किया गया है। और भारत में सर्वाधिक किस पशु के चित्र बने हैं? 12 सिंहा के। भारत में 12 सिंहा के, यूरोप में बाइसन के। दोनों में बाबा का साउंड निकल रहा है, बाइसन और 12 सिंहा। यूरोप में क्या है? बाइसन के सर्वाधिक चित्र मिले हैं और भारत में जो है कि 12 सिंहा के। यहाँ पर रंग क्या है? गेरू और चारकोल यानी लाल और काले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। लाल रंग का अधिक प्रयोग माना गया है, हुआ है। यहाँ पर जो है कि प्रभाववादी पद्धति का
जो है कि सर्वप्रथम प्रयोग प्रागैतिहासिक काल में फ्रांस में एक तिजात नामक स्थान पर हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग बनाया गया है, जो प्रभाववादी पद्धति से बना है। हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग, यह क्या है? यह प्रभाववादी पद्धति से बना हुआ है। ये कहा जा सकता है कि प्रभाववादी पद्धति का जन्म प्रागैतिहासिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। अब आगे देखते हैं हम कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकार होते थे। कैसे चित्रकार होते थे? ओझा होते थे। प्रभाववादी यहाँ प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकार क्या होते थे? ओझा होते थे। और इसमें जो है कि तक्षण चित्रण का प्रयोग हुआ है। मिश्रित चित्र यहाँ के कह सकते हैं। आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा रही है? प्रागैतिहासिक कलाकारों के कौन सी प्रेरणा रही है? धार्मिक कर्म कांड। चलिए, यह यहाँ आपका एक जो है कि फ्रांस में जितने भी गुफाओं की खोज हुई है, कौन किया है? हेनरी ग्रोहिल ने। जो महत्वपूर्ण है वो आपको बता दिया गया है। परीक्षा बहुत ही पास में है, बहुत ही करीब है। बिल्कुल लापरवाही नहीं, कि पूरे जोश के साथ आप अपनी पढ़ाई कीजिए। और कहते हैं कि कामयाबी उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपको अपना ये हौसला बनाए रखना है और आगे बढ़िए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।